हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर आलोक मौर्य MBBS FDM FCCM इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन एवं सर्जन RTM हॉस्पिटल उतरौला। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वाइटल साइंस के मुख्य ब्लड प्रेशर के बारे में, तो बाकी वाइटल साइंस के बारे में अब हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अपने शरीर का उष्णोग्रत तापमान जो कि अपने बॉडी में हीट रेगुलेटरी एक्सचेंज में बहुत काम करता है, तो ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू क्या है? टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू 96 से लेके 98 या 99 तक रहता है। इसे डिफरेंट एरियाज़ में भी नापा जाता है, जैसे कि ओरल मुंह के द्वारा, ऑक्सिलरी बगल में रखते हैं, रेक्टल नीचे गुदद्वार के पास, और टेम्पोरल और ये टिम्पैनिक मैस्टॉइड। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेचर नापने की एरियाज़ हैं। और इसमें डिफरेंस भी होता है, जैसे बच्चों में टेम्परेचर कुछ अप डाउन होना, बड़ों में टेम्परेचर अप डाउन होना, और टेम्परेचर में जब नॉर्मल वैल्यू से जब ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। जैसे कि 99 प्लस हो जाए, 100 हो जाए तो उसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। और हाइपोथर्मिया का मतलब है कि नॉर्मल वैल्यू से भी कम होना। और हाइपरथर्मिया में सिम्टम्स क्या क्या हैं? हाइपरथर्मिया का मतलब फीवर, बुखार। तो इसमें सिम्टम्स आप सब जानते ही हैं। बुखार में सिम्टम्स क्या आते हैं? सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, या शरीर में कुछ जकड़न उकड़न, इससे शरीर की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसका मैनेजमेंट कोल्ड स्पॉन्जिंग का मतलब ठंडी कपड़ा लेके एक कपड़ा भिगो लें, ठंडी पट्टी माथे पे रखें और एक कपड़ा पूरे शरीर को पोंछें, तो इसे कोल्ड स्पॉन्जिंग कहते हैं। अगर इससे भी ना आराम हो तो फिर हम पैरासिटामॉल की गोली उम्र के हिसाब से, अगर बच्चों में है तो सिरप, बड़ों में है तो टैबलेट, जैसे डिपेंड्स एज के, उम्र के हिसाब से 125 mg, 250 mg, 500 mg, 650, कभी कभी 1 ग्राम, दिन का 2 ग्राम तक ले सकते हैं एक दिन का। और फिर भी अगर ना आराम हो तो हम अपने नज़दीकी हॉस्पिटलों में या कहीं हेल्थ सेंटर पे जाके अपनी फ़ीवर का क्या रीज़न है, किस वजह से फ़ीवर आया, इसके कई सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, फिज़िकल स्ट्रेस हो गया, या कॉमन फ्लू हो गया। तो कई सारे रीज़न्स होते हैं। तो ये सारे हम एवेल्युएट करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, जिसे हम फीवर प्रोफाइल कहते हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें क्या हुआ है ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सब हाइपरथर्मिया है। और हाइपोथर्मिया में ठंडक ज़्यादा लगती है, जैसे कि नॉर्मल वैल्यू से कम हो तो ठंडक ज़्यादा, कंपन, जकड़न, सर दर्द। तो ये सब को कैसे मैनेज करेंगे? इस सब चीज़ों को गर्म कपड़ा, गर्म खाना, गर्म पानी पीना और गर्म वातावरण में रहना, जैसे अगर कमरे में हैं तो रूम में हीटर, ब्लोअर या कुछ स्वेटर या कंबल। तो ये सब चीज़ों से हमें गर्मी आती है, ठंडक दूर होती है और गर्मी महसूस होती है। तो इससे हम हाइपोथर्मिया मैनेज कर सकते हैं। तो ये रहा टेम्परेचर के बारे में। और अब हार्ट रेट के बारे में देखते हैं। तो हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट अपने हार्ट का 1 मिनट में ब्लड कितने बार पंप होता है ये निर्धारित करता है हार्ट रेट। हार्ट रेट, पल्स रेट दोनों की है। और नॉर्मल वैल्यू हार्ट रेट का ये होता है 60 से लेके 100 या 110 तक, 70 से लेके 100 या 110 तक, 10 पॉइंट इधर उधर होते रहता है। और इसमें 2 तरीक़ा का हार्ट रेट होता है। अगर किसी कारण अपना हार्ट बीट बढ़ रहा है तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया का बहुत सारा कॉजेस रहता है, जैसे फिज़िकल स्ट्रेन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गई,
या फीवर में या किसी इन्फेक्शन में ये सब हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। बढ़ जाता है इसका मतलब 100 रहेगा या 110 रहेगा, 110 से ऊपर रहेगा तो इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। और जब नॉर्मल वैल्यू से कम होती है तो उसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। तो ब्रैडीकार्डिया नॉर्मल वैल्यू से भी डाउन, जैसे 60 से भी कम। ये ब्रैडीकार्डिया आपको स्लीपिंग पोजीशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, काम रहते हैं, उनको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर एथलीट्स में, जो भी फिज़िकली ज़्यादा वो रहते हैं एथलीट्स, उनमें भी ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है। और कई सारे इसके कॉजेस और फैक्टर्स भी हैं ब्रैडीकार्डिया के और टैकीकार्डिया के। तो ये सब हम देख के सिम्टम्स के हिसाब से उसका मैनेजमेंट करेंगे। और ये रहा हार्ट रेट के बारे में। तो अब हम सैचुरेशन देखते हैं। तो सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन हम कितने मात्रा में लेते हैं। जैसे अभी मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, श्वास अंदर लिया तो उसमें कितना मात्रा ऑक्सीजन गया, कितना % ऑक्सीजन गया है, ये सब हम देखते हैं। और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ। इनटेक ऑक्सीजन होती है, आउटकम कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो इनटेक में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसकी क्या वैल्यू रहती है? जैसे कि आप सब ने कोविड काल में देखा ही है कि यहाँ पे उंगली पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिए और नाप रहे हैं सैचुरेशन जो है किसी को 96 आ रहा है, किसी को 98 आ रहा है, किसी को 99 आ रहा है। हाँ? और जिसको दिक्कत होती है, जिसका फेफड़ा, लंग वगैरह कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उनको 90, 89 ये सब देखने को मिलता है। तो इसकी क्या वजह है? इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। लंग्स में कोई अगर एबनॉर्मलिटी आ गई तो इसकी वजह से सैचुरेशन आपकी कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि लंग्स आपका फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। और इसको नॉर्मल करने के लिए हमें प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन बाहर हम सेल्फ नहीं ले पा रहे हैं तो हम ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे। ऑक्सीजन की डिमांड कैसे? जैसे ऑक्सीजन है तो वो हम लगा के, मास्क लगा के हम ऑक्सीजन अपने ओरल थ्रू लेंगे। तो इससे क्या होता है, अपना जो बाहर का ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो अपने लंग्स में जाके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, उसमें से फिर हार्ट को फंक्शन करता है। फिर हार्ट से पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड की एक प्रक्रिया रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता के और कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। सिंपल सा है कि ऑक्सीजन कम होगा तो उसे हाइपॉक्सिक कंडीशन कहते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। तो ये है सैचुरेशन के बारे में। कम हो तो क्या करना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, ये सब तो बता ही दिए। और वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एक और है शुगर के बारे में, जिसे हम GRBS कहते हैं। तो शुगर क्या है? अपने ब्लड में शुगर जो है इसके क्या रोल प्ले है? शुगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। शुगर क्यों लिया जाता है? शुगर इसलिए लिया जाता है कि जब मेजर करते हैं तो उसमें पता चलता है कि अपने ब्लड में शुगर की वैल्यू क्या है, नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। और नॉर्मल वैल्यू क्या है? नॉर्मल वैल्यू खाने से पहले अपने को रहना चाहिए 70 to 100, जिसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। और खाने के बाद 110 से लेके 160 तक या 100 से लेके 160 तक 10 पॉइंट इधर उधर हर चीज़ का नॉर्मल वैल्यू से 10 पॉइंट अप एंड डाउन होते रहता है। तो ये हम नॉर्मल वैल्यू कंसिडर करते हैं। और इसमें 2 तरीका का है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 तो चलिए वो कम उम्र में देखने को मिलता है, जैसे हेरिडिटरी हो गया, या बाय बर्थ ही, जिसे हम कंजेनिटल कहते हैं, बाय बर्थ ही कुछ लोगों को देखने को मिलता है
कि उनकी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही है, एबनॉर्मल है। पैंक्रियाज जो है अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इंसुलिन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये सब हम टाइप 1 में देखने को मिलता है। और टाइप 2 में ये देखने को मिलता है कि शुगर जो है आपको एज के हिसाब से, जैसे एज बढ़ता है अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस भी बढ़ते हैं। स्ट्रेस, खाना वाला जो भी सिस्टम होता है, इर्रेगुलर टाइमिंग होता है, एक्टिविटी ना हो, फिज़िकल एक्टिविटी ना हो, और कुछ पर्सनल हैबिट्स जैसे अल्कोहल हो गए, स्मोक हो गया, और कुछ ड्रग इंड्यूस्ड भी होते हैं। कई लोग होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ दवा खाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको शुगर हाई होने का ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। तो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? शुगर हाई होने को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और शुगर लो होने को हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया में हम क्या करें कि हमारा शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाए? पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अगर हमारी शुगर लेवल नापा गया और हमें पता चला, चाहे वो रैंडमली नापा गया, रैंडमली मतलब अपने पेट में कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ तो खाते हो। जब रैंडमली नापा गया और शुगर हमें देखने को मिलता है 170, जो कि हमें शुगर नॉर्मल वैल्यू 160 रहना चाहिए। मान लीजिए आप बॉर्डर पे हैं, तो आप क्या करेंगे? इंस्टेंटली शुगर की दवा स्टार्ट कर देंगे? नहीं, ये गलती कभी मत करें। इंस्टेंटली कभी नहीं यूज़ किया जाता है। पहले आप उसे लाइफस्टाइल का बदलाव करें। लाइफस्टाइल का बदलाव कैसे? कि कहें सर हम तो टाइमली खाना खाते हैं या कुछ और, ये सब नहीं। लाइफस्टाइल का ये होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, कार्डियो, और डाइट में प्रॉपर टाइम पे लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा लें, जो भी अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह होता है ये सब कम कर दें। बंद कर दें तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन कम कर दीजिए। और जो भी आप डिप्रेशन में दवा लेते हैं वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बारे में आप उन्हें बताइए कि सर मुझे ऐसा रिसेंटली जो है डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, तो क्या आप दवा में कुछ बदलाव करेंगे या हमें किसी और को कंसल्ट करें? तो ये सारी चीज़ें अपने को करने को मिलता है। और कभी ध्यान रखिए कि कभी नहीं इंस्टेंटली दवा शुरू करें। दवा 1 हफ्ता 10 दिन देखने के बाद ही शुरू करा जाता है, चाहे वो बीपी में हो, चाहे शुगर में हो। तो इन सब चीज़ों में इंस्टेंटली दवा नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो मेडिकल इमरजेंसी हो, तभी हम दवा उसका इंस्टेंटली यूज़ करेंगे। मान लीजिए अगर आप आज तक आपको शुगर नहीं था, या मुझे आज तक शुगर नहीं है और मैं अभी शुगर चेक कराया हूँ तो मेरा शुगर पहुँच गया 400, तो मैं क्या दवा ना यूज़ करूँ? दवा लूँगा। अनटिल एंड अनलेस इमरजेंसी हो तब तक दवा नहीं लेनी चाहिए। अब ये 400 का मतलब है इमरजेंसी। अगर 400 है तो इससे ऊपर भी हो सकता है। ये कैपिलरी, यहाँ का ब्लड और जो नस से निकालते हैं यहाँ का ब्लड, इसमें बहुत ही फ़र्क होता है। मान लीजिए अगर मेरा शुगर लेवल्स 400 प्लस है या 450 प्लस है या हाई हो गए हैं, तो मुझे फ्यूचर मतलब मेरे सिस्टम बॉडी के अंदर फर्दर ऑर्गन्स डैमेज ना हो, इसके लिए मुझे ट्रीटमेंट लेने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर डायबिटीज़ है, इसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो अपने रोशनी जा सकती है, या किडनीज़ ख़राब हो सकते हैं, या अदर ऑर्गन्स ख़राब हो सकते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत ही क्या कहें आपको कि एक महामारी समझ लीजिए। डायबिटीज़ अगर हो गया तो ये आपको धीरे धीरे आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको डैमेज कर देंगे। पहले तो आँख को डैमेज करेगा, जिससे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और किडनी को डैमेज करेगा, जिससे डायबिटिक नेफ्रोपैथी,
अगर मान लीजिए कहीं कुछ आपको कट वट हो गया तो अल्सर हो जाएगी, वुंड हो जाएगा, वो जल्दी घाव नहीं भरेगा, तो डायबिटिक अल्सर हो गया, डायबिटिक फुट हो गई। तो डायबिटीज़ से बहुत बच के रहिए। और इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएं? इसमें इन्वेस्टिगेशंस होता है खाली पेट, खाना खाने के बाद, HbA1c बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हम डिसाइड कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि 6 महीने से हमारी ब्लड शुगर एवरेज कितना मेंटेन हो रहा है। तो HbA1c, FBS, PPBS, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन, ये सब हमें मस्ट कराना ही कराना है। तो इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि अपनी डायबिटीज़ किस लेवल पे है। और अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसकी ट्रीटमेंट लें। और हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब नॉर्मल लेवल से कम होना। इसके सिम्टम्स हैं कि धुंधलापन दिखना, दिल का धड़कन तेज होना, पसीना छूटना, प्यास लगना, आँखों के सामने कुछ कालापन छा गया, कमजोरी होना। तो ये सब चीज़ें शुगर कम होने के। तो आप तुरंत कुछ ना कुछ, एक चॉकलेट या बिस्किट या कुछ फ्रूटी वगैरह सब पी लें, जिससे कि वो शुगर अपने ब्लड में घुलेगा और हम नॉर्मल हो जाएंगे। ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया के, जैसे शुगर बढ़ने के, पैरों में झुनझुनी, जलन, चुभन, और इसमें भी कुछ सिम्टम्स होते हैं कि पसीना ज़्यादा छूटना, पेशाब नंबर ऑफ टाइम्स जाना, नींद ठीक से ना हो, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, वज़नाई बढ़ेगा कुछ में, और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया वज़नाई घटती है। शुगर जब जिसका हाई हो जाता है उनमें शुगर जिसको बढ़ गया है शुगर, उनमें वज़न घटता है। तो वज़नाई घटने का एक मोस्ट साइन सिम्टम है। और पेशाब ज़्यादा बार जाना, और आपको कमज़ोरी महसूस होना, पैरों में, तलवे में जलन, चुभन, और जैसे कहते हैं पेरेस्थीसिया, सुन्न होना, ये सारी चीज़ें आपको शुगर बढ़ने पर ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये था अपना वाइटल्स में साइंस ऑफ वाइटल्स, जो कि सारे हमने डिस्कस किया है। और आपको कुछ डिस्कशन करने की अगर हो तो आप हमें DM करें, कोई भी डाउट हो तो आप 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, या कोई मेरा फेसबुक पेज है RTM हॉस्पिटल, उस पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो कोई किसी भी तरह का डाउट हो तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम, हम आपके सेवा में हैं। थैंक यू।